welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 27 जनवरी. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये जानने में कि करंट अफेयर्स को आपको किस टाइप से पढ़ना है सो दैट आप प्रीलिम्स में इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ. क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग. ये 2012 में आया हुआ है प्रीलिम्स में. क्या क्वेश्चन है? कंसीडर द फॉलोइंग: ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वेरल, स्नो लियोपर्ड. विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया? ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास. ए 1, 2 and 3, बी 1, 3 and 4 ओनली, सी 2 and 4 ओनली, डी 1, 2, 3 and 4 मतलब ऑल ऑफ द अबव. तो आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन इंडिया में नेचुरली पाए जाते हैं. अगर आप करंट अफेयर से रेगुलरली अपडेटेड हैं तो आपको पता होगा इनमें से एक हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट हो चुका था 1952 में. रिसेंटली उसको री इंट्रोड्यूस किया गया है. तो उस एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है. इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट में भी हम डिस्कस कर लेंगे. अब एक क्योट देख लेते हैं जो कि हमें मेंस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. क्योट क्या है? द वर्स्ट बैंकक्रप्ट इन द वर्ल्ड इज द पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज एंथुसियाज्म. किसकी क्योट है ये? H.W. आर्नोल्ड की. ये आपको नोट डाउन करके रख लेनी है. आपको मेंस में, एसए में, एथिक्स में या फिर जीएस पेपर्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. बट बिफोर दैट, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि मैं कैसा इनपुट आपको दे पा रही हूँ. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. तो फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है? ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर दी गई है, ये आप यहाँ देख सकते हैं. इसमें एक छारा कम्युनिटी का कपल है, वो एक रिचुअल में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहा है मास मैरिज सेरेमनी के दौरान, जो कि अहमदाबाद में हेल्ड की गई थी. यहाँ इस कम्युनिटी के 10 मोर कपल्स ने शादी की थी. तो छारा कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि छारा कम्युनिटी को ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर एक क्रिमिनल ट्राइब घोषित करा हुआ था. तो अब इंडिपेंडेंस के बाद इसको डी नोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर रखा गया. तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स क्या होती हैं. ये वो कम्युनिटी है हमारे सोसाइटी की जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और डिप्राइव्ड है, मतलब इनके पास सबसे कम रिसोर्सेज पाए जाते हैं. डी नोटिफाइड ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको क्रिमिनल्स ने ब्रिटिशर्स ने बोर्न क्रिमिनल्स का दर्जा दिया था. मतलब इनको ये कहा था कि ये पैदाइशी क्रिमिनल हैं और इनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो 1871 में लाया गया था उनके अंदर बोर्न क्रिमिनल्स की कैटेगरी में नोटिफाई किया गया था. और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद 1952 में इन कम्युनिटीज़ को डी नोटिफाइड मतलब एक स्टेटस दे दिया. कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं इनमें से कुछ नोमैडिक भी हैं. नोमैडिक और सेमी नोमैडिक पीपल कौन से होते हैं? जो कि किसी एक परमानेंट प्लेस पे नहीं रहते हैं, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते रहते हैं. मतलब इनका कोई भी परमानेंट प्लेस ऑफ लिविंग नहीं होता है. हिस्टोरिकली हम बात करें तो ये जो नोमैडिक और डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनके पास कोई भी प्राइवेट लैंड पे एक्सेस नहीं था, ना ही किसी होम पे इनकी ओनरशिप थी, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, इसलिए कोई भी होम ओनरशिप इनके पास नहीं थी. जो मोस्टली डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं कुछ शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आती हैं, कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आती हैं, कुछ ओबीसी कैटेगरी में आती हैं और कुछ ऐसी भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं जो ना ही एससी, ना ही एसटी और ना ही ओबीसी कैटेगरी के अंदर कवर होती है. काफ़ी सारे कमीशंस और कमिटीज़ बनाए गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद सो दैट इन कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जा सके. इसमें कौन कौन से एक्शंस इंक्लूड हैं जो हमने इनके लिए लिए हैं? यूपी में, मतलब पहले जो यूनाइटेड प्रोविंसेस था उसमें एक क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी 1947 में. एक 1949 में अनंथसैनम अयंगर कमेटी आई थी. इसकी रिपोर्ट भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के ऊपर बेस्ड थी और इसी की वजह से ये एक्ट रिपील किया गया था. काका कालेलकर
कमीशन जो था इसको फर्स्ट ओबीसी कमीशन भी कहा गया था। 1953 में बनाया गया था इन ट्राइब्स की प्रॉब्लम्स में लुक आउट करने के लिए। बीपी मंडल कमीशन को लाया गया था 1980 में, उसने भी इस इशू पे कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में आया था, जिसने ये कहा था कि ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनके लिए ऐसा स्टिग्मा बना दिया गया है कि ये क्राइम प्रोन है, मतलब ये लोग क्राइम से जुड़े हुए हैं बिल्कुल रूट से, इसलिए इनके साथ काफ़ी बुरा ट्रीटमेंट भी किया जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, मतलब ऑफिशियल्स जो हैं, प्लस जनरल सोसाइटी जो है, उसके द्वारा इनके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। जो ये नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, इस किसकी चेयरमैनशिप के अंडर था? ये था एमएन वेंकटचेलिया के चेयरमैनशिप के अंडर। ये एस्टिमेट किया गया है कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की नोमैडिक पॉपुलेशन पाई जाती है। इंडिया में रफली 10% जो पॉपुलेशन है वो डीनोटिफाइड है और नोमैडिक है। डीनोटिफाइड ट्राइब्स का अगर नंबर एग्जैक्ट बताए तो अराउंड 150 है, जबकि जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो अराउंड 500 डिफरेंट कम्युनिटीज़ में पाई जाती हैं। चैलेंजेस क्या क्या फेस किए जाते हैं नोमैडिक ट्राइब्स के द्वारा? सबसे पहला चैलेंज इनके लिए है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये सभी इन कम्युनिटीज़ को अवेलेबल नहीं होती है। ना ही इन्हें हेल्थ केयर और ना ही एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। दूसरा इशू है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इनके साथ काफ़ी बुरा ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि ऐसा स्टिग्मा इनके साथ अटैच हो चुका है कि क्रिमिनल्स है, बोर्न क्रिमिनल्स हैं, इसलिए इनको आज भी क्रिमिनल्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इनको टॉर्चर भी करती है। तीसरा क्या चैलेंज है? लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी कवर, क्योंकि ये बार बार फ्रिक्वेंटली मूव करते रहते हैं, कोई परमानेंट सेटलमेंट इनका नहीं है, इसलिए इनको ना ही सोशल सिक्योरिटी कवर मिल पाता है, ना ही इनको राशन कार्ड इशू हो पाते हैं, आधार कार्ड वगैरह इशू होने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है उनका भी बेनिफिट ये नहीं उठा पाते हैं। जो कास्ट कैटेगराइजेशन है इस कम्युनिटी के लिए बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये कुछ कास्ट इसमें एससी में आते हैं, कुछ एसटी में आते हैं, कुछ ओबीसी में आते हैं, ये भी एक इशू बन जाता है, सो दैट ये गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। जो मोस्टली ग्रुप्स हैं इन कम्युनिटीज़ के, कोई कास्ट सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है और वेलफेयर प्रोग्राम्स का फ़ायदा ये नहीं ले पाते हैं। ये सब चैलेंजेस थे जो इनके द्वारा फेस किए जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो, देखने में ये इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन छारा कम्युनिटी क्योंकि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर नोटिफाई की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम्स में। एक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? ईपीएफओ ने ये प्लान किया है कि जिन जिन लोगों को हाई पेंशन दी जा रही है उसके ऊपर दोबारा रिव्यू किया जाएगा। तो उसकी वजह से स्पार्क्स और कंसर्न लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या होगा इसकी वजह से अराउंड 24,672 पेंशनर्स जो है उनकी लाइफ अफेक्ट होंगी। काफ़ी ज़्यादा हाई पेंशन ले रहे हैं, इसलिए ईपीएफओ के बारे में पढ़ना हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ईपीएफओ के बारे में देखें तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन अकाउंट्स जो कि ईपीएफ के मेंबर्स हैं, मेंबर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैनेज करती है। और ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है 1952 वाला, जो कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। देखो, जिस टाइम ये लाया गया था 1952 में, उस टाइम एक एग्जेम्पशन रखा गया था कि जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आपको पता है जब जे.एंड.के रिस्ट्रक्चर एक्ट आया है, जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तब से सभी लॉज जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी इक्वली अप्लाई होने लग गए हैं। तो अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी इक्वली अप्लाई होगा। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड और पेंशन अकाउंट्स को मैनेज करती है। जो ये एक्ट है एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 वाला, ये क्या प्रोवाइड करता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं फैक्ट्रीज या फिर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के, उनके प्रोविडेंट फंड की इंस्टीट्यूशन की बात करता है। ये ईपीएफओ कौन एडमिनिस्टर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। हमारा जो वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, ये वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम नंबर ऑफ क्लाइंट्स की बात करें
या फिर जितनी नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जाती है उसकी वॉल्यूम की बात करें तो हमारा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ वर्ल्ड में बेस्ट कहा जाता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात कर लेते हैं। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसको 1995 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम ईपीएफओ के द्वारा क्या फैसिलिटीज इसमें दी गई कि जब भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉय 58 ईयर्स की एज के बाद रिटायर होगा उस टाइम उसके उसको क्या पेंशन दी जाएगी, ये सब प्रोविजंस इस स्कीम में रखे गए। जो भी एम्प्लॉयज ईपीएफ के मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके ईपीएस के मेंबर हो जाएंगे। जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को 12% अपना कंट्रीब्यूट करना होगा एम्प्लॉय की मंथली सैलरी में। मंथली सैलरी मतलब क्या, बेसिक वेजेस प्लस डीएनएस अलाउंस, और फिर ये कहाँ जाएगा, ईपीएफ स्कीम में। ईपीएफ स्कीम जो है वो एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी है जो 15,000 पर मंथ से ज़्यादा बेसिक पे ले रहे हैं, मतलब 15,000 या फिर इससे ज़्यादा जो भी बेसिक वेज ले रहा है उसके लिए मैंडेटरी हो जाती है। जो एम्प्लॉयर का शेयर है 12% का, उसमें से 8.33% ईपीएस के में जाएगा, बाकी बचा हुआ एम्प्लॉय के पास जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट 1.16% कंट्रीब्यूट करती है एम्प्लॉय की मंथली सैलरी में। तो ईपीएफओ के बारे में ये इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डॉग्स तक पहुंच गई है। कैसे पहुंच गई है, हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रोड्स पे काफ़ी सारे होमलेस अनकेयर डॉग्स कैट्स ऐसे ही घूमते रहते हैं। अराउंड 80 मिलियन डॉग्स एंड कैट्स ऐसे हैं जो होमलेस हैं, जिनकी कोई केयर करने वाला नहीं है। उन्हीं के प्रति दया भाव रखते हुए नोएडा के 3 स्टूडेंट्स ने मिलके एक मेटल का स्मार्ट फीडर बनाया है जो कि इनके लिए खाना प्रोवाइड करवाएगा। कैसे काम करेगा, कैसे, क्या स्टोरी है, मैं आपको पूरा बताती हूँ। 8 महीने इन्होंने ट्रायल किया, फिर उसके बाद एक एआई इनेबल्ड सॉल्यूशन तक ये पहुंचे हैं। क्या डिवाइस इन्होंने बनाया है, एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसके अंदर एक कॉम्पैक्ट मेटल केस्ड स्मार्ट फीडर है। मतलब एक ऐसा फीडर है कुत्तों को खाना प्रोवाइड करवाने वाला जो कि काफ़ी स्मार्ट है। स्मार्ट इन द सेंस, कैसे स्मार्ट है मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर रिमूवेबल लिड है सो दैट जो भी ड्राई डॉग फूड है उसको फिल कर देगा। इनबिल्ट कैमरा इसके अंदर है, सेंसर इसके अंदर है जिसमें कंप्यूटर विजन है सो दैट डॉग को रिकॉग्नाइज किया जा सके कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे, जैसे कलर, बिल्ट और अदर फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे। तो डॉग को रिकॉग्नाइज करने के लिए हो गया रिमूवेबल लिड, हो गया इनबिल्ट कैमरा, हो गया। तो ये एक स्मार्ट मशीन है, एआई इनेबल्ड टेक्नोलॉजी है ये इस फीडर में। इसकी वजह से क्या होगा, जो डॉग फूड है वो कंटेनर से शाफ्ट के थ्रू डॉग बाउल में आ जाएगा। इसमें इनबिल्ट यूवी सैनिटाइजेशन मैकेनिज्म भी इन्होंने रखा है सो दैट जो भी स्ट्रीट के इन्फेक्टेड डॉग्स हैं उनसे बचाव किया जा सके, मतलब उनका इन्फेक्शन फैले ना, इसका भी इन्होंने इस फीडर में ध्यान रखा है। इसमें इन स्टूडेंट्स ने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, प्लस कोडिंग लैंग्वेज में किसको यूज़ किया है, पाइथन को, और काफ़ी एफिशिएंटली इसको ऑपरेट कर किया गया है। जो डिवाइस है उसको मास स्केल पे ऑपरेट करने के हिसाब से बनाया गया है सो दैट जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी सिस्टमेटिक तरीके से फीडिंग की जा सके। डिवाइस काफ़ी सिंपल है, हैंड्स फ्री है, कोई भी इजीली यूज़ कर सकता है। एनजीओज में यूटिलाइज अच्छे से किया जा सकता है, एनिमल शेल्टर्स में हेल्पफुल हो सकता है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और सोसाइटीज़ में भी ऑटोमेटिक डॉग्स को फीड करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ऐसे वर्किंग पेट पेरेंट्स जो अपने डॉग्स को फीड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं जब वो अपने घर से दूर होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर इस फीडर को पब्लिक प्लेस में रखा जाएगा तो पीपल खुद भी इसको रिफिल कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर खाना डाल सकते हैं, डॉग फूड डाल सकते हैं। इसकी हाइट अराउंड 2.5 फीट है। कॉस्ट इसकी अप्रोक्सीमेटली 6,000 पड़ेगी। इसका जो मेन बेस है वो रिसाइकिल्ड वुड से बनाया गया है और जो मेन फूड कंटेनर है वो एक्रेलिक प्लास्टिक से बनाया गया है। इसका जो कुछ पोर्शन है, जो इसके एक्सपेंसेस है उसमें से कुछ पोर्शन इसका मोटर, कैमरा और रास्पबेरी पाई
के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो दैट एक AI बेस्ड रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया जा सके। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इसमें लगाया गया है, सेंसेस ऐसे हैं इसके अंदर कि वो पहचान लेंगे कि जो फीडर के सामने खड़ा है वो एक डॉग है। उसके बाद सर्वर कमांड जाएगी मोटर के पास, सो दैट ऊपर से टॉप ओपन होगा, शाफ्ट के थ्रू खाना आ जाएगा। ये वॉल में भी फिक्स किया जा सकता है या फिर ग्राउंड में इसको लगाया जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है, इसकी लोकेशन को ध्यान में रखते हुए। एक चीज और ये इन बॉयज ने ध्यान रखी है कि कितना अमाउंट फूड का मतलब कितनी अमाउंट ऑफ फूड कितना जल्दी और कितनी बार एक डॉग के लिए आए, इस चीज का भी इन्होंने ध्यान रखा है। एक ऐप बेस्ड कंट्रोलिंग फीचर के लिए भी ये काम कर रहे हैं, सो दैट इस नीड को भी फुलफिल किया जा सके। कैमरा एल्गोरिथम जो है वो ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि कितने डॉग्स एक टाइम पे खाना खा पाएंगे। तो डॉग शेल्टर ने ये सजेस्ट किया है कि इसमें मल्टीपल पॉइंट्स लगाए जाएं फीडर में, सो दैट अगर काफ़ी सारे डॉग्स एक साथ गैदर हो जाएं तो उनके बीच कोई भी लड़ाई ना हो, फाइट्स ना हो। तो ये था, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं एसए या एथिक्स में। तो इसमें एक बात आई है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए पूरे बेसिक से। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? ओपननेस ऑफ टेक्नोलॉजी का ही मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सोर्स कोड जो कि फ्री अवेलेबल है हर यूज़र को या फिर हर डेवलपर को, वो उसको यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जो इसका सॉल्यूशन है उसको फ्री में प्रोवाइड करवाया गया है और सभी के लिए वो वाइडली अवेलेबल है। कोई भी इसको यूज़, मॉडिफाई या फिर इसको बना सकता है। ये एक्सेसिबल है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। मैंने आपको ये बता दिया। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यही मतलब है, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के सोर्सेज जो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है पद्मा अवार्ड से। ये इटिकोप्पा टॉय क्राफ्ट के लिए सीवी राजू जी को पद्मा अवार्ड दिया जाएगा, पद्मश्री। तो यहाँ इस आर्टिकल में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक तो पद्मा अवार्ड्स के बारे में, दूसरा ये इटिकोप्पा टॉय क्राफ्ट के बारे में। सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। पद्मा अवार्ड्स को हर साल रिपब्लिक डे पे अनाउंस किया जाता है। देखिए ध्यान रखिए, अनाउंस किया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते ऑन रिपब्लिक डे। यहाँ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे। 1954 में ये इंस्टीट्यूट किए गए थे और ये इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर में से एक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लाने का कि किसी भी फील्ड में, किसी भी एक्टिविटी या डिसिप्लिन में जो भी किसी ने अचीवमेंट्स की हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, जहाँ भी पब्लिक सर्विस का एलिमेंट इन्वॉल्व हो, मतलब किसी ने भी सर्विस देने के भाव से अगर कोई भी अचीवमेंट की है तो उसको रिकॉग्नाइज करना। किस किस कैटेगरी में दिया जाता है? 3 कैटेगरीज हैं इस अवार्ड की। सबसे पहले पद्म विभूषण, जो कि एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण, ये भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर के लिए दिया जाता है। तीसरा है पद्मश्री, ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। तो इन्हें मिलेगा पद्मश्री। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण, सेकंड आता है पद्म भूषण, फिर उसके बाद आता है पद्मश्री। सबसे टॉप में है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ध्यान रखना है। डिसिप्लिन्स की बात की जाए तो वेरियस डिसिप्लिन्स में, फील्ड्स में इस अवार्ड को दिया जाता है। जैसे आर्ट से कोई रिलेटेड है या फिर सोशल वर्क से, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, किसी भी चीज़ में अगर आपने कोई भी पब्लिक सर्विस की है, कोई अचीवमेंट की है, तो आपको पद्मा अवार्ड दिया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है? इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, पद्मा अवार्ड्स कमेटी। इसमें इन अवार्ड्स को जिसको कन्फर किया जाएगा वो रिकमेंडेशन यही कमेटी देती है। जो कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हर साल, लेकिन इनको अवार्ड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट अवार्ड को देते हैं, जबकि ये डिसाइड कौन करता है? कमेटी डिसाइड करती है कि किसको दिया जाएगा। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कौन करते हैं? कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर।
तो प्रेसिडेंट इसको देते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल एवरी ईयर। अब एक अवार्ड और है, वो है भारत रत्न। ये हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पिक कर लिया टॉपिक को, यहाँ ये भी क्लियर हो जाएगा साथ साथ। ये भी हमारे ह्यूमन एंडेवर में किसी भी एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इसको एक डिफरेंट लेवल पे ट्रीट किया जाता है पद्मा अवार्ड से। पद्मा अवार्ड डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। जो रेकमेंडेशन होगी कि भारत रत्न किसको दिया जाएगा, इसके लिए रेकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। आपको ध्यान रखना है, यहाँ कोई कमेटी नहीं बनाई जाती है भारत रत्न के लिए, यहाँ प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रेकमेंडेशन देते हैं। कितने दिए जाते हैं भारत रत्न अवार्ड? मैक्सिमम 3 दिए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देख लेते हैं ये एटिकोपक्का टॉय क्राफ्ट के बारे में। एटिकोपक्का टॉयज क्या होते हैं? ये आंध्र प्रदेश के ट्रेडिशनल टॉयज हैं। ये ट्रेडिशनली ये जो एटिकोपक्का विलेज है, ये रिवर वराहा के बैंक्स पे लोकेटेड है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के। वहाँ के ट्रेडिशनल आर्टिसंस के द्वारा इसको बनाया जाता था, इसलिए इनको जीआई टैग भी प्रोवाइड किया गया। जो एटिकोपक्का टॉयज हैं, ये 400 सालों से भी ज़्यादा पुराने हैं, और ये लोगों ने कैसे सीखे हैं? जनरेशन टू जनरेशन, अपने एंसेस्टर्स के द्वारा। मतलब फादर ने अपने सन को सिखाया, फिर सन ने अपने सन को सिखाया, ऐसे ही 400 सालों से ये जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं। जो इस टॉय को बनाने की आर्ट है, इसको क्या कहा जाता है? टर्न्ड वुड लेक्वर क्राफ्ट। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये टॉयज जो हैं वो इनकी शेप और इनकी फॉर्म काफ़ी यूनिक होती है, वुड के बने होते हैं, और इनको नेचुरल डाइज से पेंट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, नेचुरल डाइज से इनको पेंट किया जाता है, आर्टिफिशियल डाइज इसमें नहीं यूज़ की जाती। जो वुड है वो आती है अंकुड़ी कर्रा ट्री से, जो कि काफ़ी सॉफ्ट नेचर का होता है। देखो, आपको क्वेश्चन में फंसाएंगे कैसे कि ये जो टॉयज हैं ये ऐसे ट्री से आते हैं जो काफ़ी हार्ड होता है, तो आपको वहाँ नहीं फंसना है। ये सॉफ्ट नेचर का ट्री होता है, इससे इसकी वुड से ये टॉयज बनाए जाते हैं। जो नेचुरल डाइज बनाई जाती हैं वो सीड से, लेक्वर से, बाक, रूट और लीव से। मतलब नेचुरल डाइज हैं तो नेचुरल चीज़ों से ही बनाई जाएंगी, यहाँ तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। ये डाइज काफ़ी यूनिक होती हैं क्योंकि इसमें कोई भी हैवी मेटल या टॉक्सिक कंटेंट नहीं होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अगर देखो लेक्चर समझ आ रहा है ना, तो लाइक में कंजूसी नहीं कर रही है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे पास? लियोपर्ड ने एक बॉय को मार दिया, मैसूरू में उसको ट्रैप कर लिया गया है, मतलब पकड़ लिया गया है। तो ऑल्दो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? लियोपर्ड। लियोपर्ड के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। लियोपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा पार्डस। थोड़ा सा याद रखेंगे आप इसको, इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बिग कैट्स की कैटेगरी में ये सबसे छोटा होता है। मतलब जो पैंथेरा जेनस है, जिसमें टाइगर, लॉयन, जैगवार, लियोपर्ड और स्नो लियोपर्ड आते हैं, उसमें सबसे छोटा कौन हो जाता है? हमारा लियोपर्ड। और ये इसकी खासियत क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, इसीलिए इसको मेनली जाना जाता है। ये एक नॉकटर्नल एनिमल है, रात में शिकार करता है। नॉकटर्नल मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। ये हर्बीवर जो होते हैं, छोटे हर्बीवर स्पीसीज, उनको खाता है, जो भी इसकी रेंज में आते हैं, जैसे चीतल, होग डियर या फिर वाइल्ड बोर। एक ऑकरेंस होती है इनके अंदर मेलानिज्म। क्या होता है इसका मतलब? कि इनकी पूरी स्किन ब्लैक कलर की हो जाती है, इनके स्पॉट्स भी ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो ये एंटायर इनका लुक जो है वो ब्लैक कलर का दिख जाता है, देखा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ये एक तरह से एक सिचुएशन होती है इनमें, जिसको मेलानिज्म कहा जाता है। जो एक मेलानिस्टिक लियोपर्ड होता है, इसको कई बार ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है, जैगवार भी कहा जाता है। कई बार इसे काला रंग का देखते हुए कोई दूसरी स्पीशीज भी समझ लिया जाता है। हैबिटेट की बात करें तो सब सहारन अफ्रीका में काफ़ी वाइड रेंज में पाए जाते हैं, कुछ वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में भी पाए जाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं। इंडियन लियोपर्ड जो है वो एक ऐसा लियोपर्ड है जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। इंडिया में इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो एक रिपोर्ट रिलीज की थी मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2018 में, जिसका नाम था स्टेटस ऑफ लियोपर्ड्स इन इंडिया। उसमें क्या कहा गया था कि इनकी पॉपुलेशन में 2014 के कंपैरिजन में 60% इंक्रीज देखा गया है। 2014 में इनकी पॉपुलेशन जो थी वो 8000 के करीब थी, जो 2018 की रिपोर्ट में निकल के आई 12,852। सबसे ज़्यादा लियोपर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में और फिर महाराष्ट्र में। आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। इनको थ्रेट्स किस किस चीज़ का है? सबसे पहले इनकी इलीगल ट्रेड किया जाता है इनकी स्किन के लिए और बॉडी पार्ट्स के लिए, पोचिंग की जाती है, हैबिटेट लॉस इनका होता जा रहा है और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद ह्यूमन लियोपर्ड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे यहाँ देखा हमने, इस केस में क्या किया, लियोपर्ड ने बच्चे को मार दिया, बॉय को मार दिया, तो इसलिए ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से इसको खतरा है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में, मतलब हाईली प्रोटेक्शन इसको दिया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट था लियोपर्ड के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि इंडिया का जो पहला मिशन है जो सन को स्टडी करेगा, वो जून जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। क्या नाम है इस मिशन का? आदित्य L1 मिशन, जो कि इसरो प्लान कर रही है लॉन्च करने के लिए। वो इस साल जुलाई या जून में लॉन्च कर दिया जाएगा। आदित्य L1 फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन है जो सन और सोलर कोरोना को ऑब्जर्व करेगा। ध्यान रखना है, फर्स्ट मिशन है। आदित्य L1 मिशन जो है वो L1 ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। ये लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं सन अर्थ के सिस्टम में, उसमें से 4-5 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से L1 ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा। L1 ऑर्बिट की हेल्प से क्या होगा कि ये जो आदित्य L1 है ना, ये सन को कॉन्टिन्यूसली देख पाएगा, मतलब ऐसी पोजीशन बन जाएगी कि कॉन्टिन्यूसली सन को ऑब्जर्व कर पाएगा। आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड्स होंगे। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसको PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की हेल्प से लॉन्च किया जाएगा। इसकी स्पेशल एबिलिटी क्या हो जाएगी? स्पेशल एबिलिटी इसकी ये हो जाएगी कि इसके पास एक यूनिक एबिलिटी है कि कोई भी अदर सोलर कोरोनाग्राफ जो है स्पेस में, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो सोलर कोरोना को इतनी पास से इमेज कर पाए, जैसे कि हमारा विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ कर पाएगा। हमारा जो आदित्य L1 मिशन में जो कोरोनाग्राफ यूज हो रहा है, जो एक तरह से कैमरा यूज हो रहा है, वो उसका नाम क्या है? VLEC, ये इसका नाम है। तो ये जो है इसकी खासियत यही है कि इतनी पास से सोलर कोरोना को इमेज करेगा। इससे पहले किसी भी सोलर कोरोनाग्राफ में ये कैपेबिलिटी नहीं है। कहाँ तक कर सकता है ये? सोलर रेडियस के 1.05 टाइम्स क्लोज, आप समझ सकते हैं, एकदम सोलर रेडियस के पास। और ये इमेजिंग भी करेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी करेगा, पोलारीमेट्री भी करेगा, एक टाइम पे, सेम टाइम पे 3 चीज़ें करेगा। और हाई रिजोल्यूशन की ऑब्जर्वेशन भी ये कर पाएगा, हर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को ऑब्जर्व कर पाएगा और एक ही सेकंड में काफ़ी बार ये पिक्चर्स लेगा। मतलब इतनी फास्टली, इतनी क्लोजली पिक्चर लेने वाला ये पहला एक तरह से कोरोनाग्राफ होगा। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, यूनिक एबिलिटी है। तो आपको 1-2 चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए L1 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये सन है, ये अर्थ है, ये L1 पॉइंट, यहाँ आदित्य L1 जाएगा। और यहाँ L1 पॉइंट की खासियत क्या है कि यहाँ जो सैटेलाइट प्लेस की जाती है वो सन और अर्थ दोनों तरफ से इक्वल ग्रेविटेशन फोर्स करेगी, फेस करेगी। मतलब इसके ऊपर यहाँ से भी इक्वल ग्रेविटेशन पड़ेगा और यहाँ से भी। ये इसकी स्पेशलिटी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। L1 पॉइंट, L2 पॉइंट शायद यहाँ होता है, L3 यहाँ होता है, L4 L5 ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, लेकिन L1 पॉइंट यहाँ होता है। एक पिक्चर और दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। ये देखिए, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है
यहाँ मैंने सोचा साथ ही साथ आपको ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दूं कि हमारे पास 7 टाइप की रेज होती हैं, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। और ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो होता है, जहाँ यूवी रेज से इंफ्रारेड रेज तक आती हैं। मतलब इधर यूवी रेज, इधर इंफ्रारेड रेज, और बीच में कौन सा होता है, विजिबल लाइट। तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी, सबसे शॉर्ट वेवलेंथ किसकी होती है, कॉस्मिक रेज की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि लैम्डा मतलब जो वेवलेंथ होती है वो 1/न्यू फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होती है। तो आपको पता होना चाहिए। अब वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ भी एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जैसे सपोज ये एक वेव ये है, एंड सपोज एक वेव ये है। तो आप ये देखिए, ये वेव यहाँ से यहाँ तक है, और ये वेव यहाँ से यहाँ तक है। तो लंबी कौन सी वेव हुई, लंबी ये वाली वेव हुई, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। मतलब एक वेव कंप्लीट होने में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो उसकी वेवलेंथ हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जैसे एक इधर बनाती हूँ, जैसे ये है, ये जितनी बार भी वेव जा रही है ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जितना वन एक वेव कंप्लीट हो रही है, दूसरी वेव कंप्लीट हो रही है, तीसरी वेव कंप्लीट हो रही है, तो ये जितनी बार रेपिटेशन कर रही है ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। आई होप आपको समझ आया होगा। अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आदित्य L1 के बारे में अब डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा सा। आदित्य L1 जो है इसरो का सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है। मतलब सन को स्टडी करने वाला तो फर्स्ट मिशन है, लेकिन सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन आफ्टर एस्ट्रोसेट ये 2015 में लॉन्च किया गया था। आदित्य 1 नाम था पहले इसका, फिर इसको आदित्य L1 रीनेम कर दिया गया, क्योंकि जब आदित्य 1 नाम था इसका उस टाइम इसका काम था केवल सोलर कोरोना को ऑब्जर्व करना, लेकिन बाद में ये सन को भी ऑब्जर्व करने लगा, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रख दिया। एस्ट्रोसेट की बात कर लेते हैं, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोसेट श्रीहरिकोटा से किया गया था लॉन्च PSLV C30 के द्वारा। ये फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन था, जिसका काम क्या था, जो सेलेस्टियल सोर्सेज हैं उनको स्टडी करना एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स में। की पॉइंट्स की बात करें तो इसका आदित्य L1 का लॉन्च व्हीकल क्या होगा, मैंने आपको आर्टिकल में भी बता दिया, वो होगा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल, जिसमें 7 पेलोड्स होंगे। ये भी आर्टिकल में आ चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्या काम करेगा, काम इसका है सन के कोरोना को स्टडी करना। सन के कोरोना में क्या है, विजिबल और नियर इंफ्रारेड रेज। सन के फोटोस्फीयर को स्टडी करना, जहाँ क्या है सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज। क्रोमोस्फीयर को स्टडी करना, जहाँ अल्ट्रावायलेट रेज हैं। सोलर एमिशन, सोलर विंड्स, फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस, और ये सन की राउंड द क्लॉक इमेजिंग भी करेगा। मतलब फटाफट फटाफट काफ़ी ज़्यादा इमेजेस टाइमली ये लेगा। कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके। चैलेंजेस क्या हैं, जो सन का डिस्टेंस है अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर्स है, और मून से इसका कंपेयर किया जाए तो वो होता है 3.84 लाख किलोमीटर्स। तो ये एक काफ़ी बड़ा साइंटिफिक चैलेंज हमारे लिए पोज करता है। दूसरा क्या चैलेंज है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए जो इसरो के पहले मिशंस हैं उनमें जो पेलोड्स हैं वो स्पेस में ऐसे ही स्टेशनरी पड़े हैं। मतलब रेस्ट पोजीशन में है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आदित्य L1 में मूविंग कंपोनेंट्स को यूज़ किया गया है, जिससे कोलिजन का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब अगर 2 कंपोनेंट हैं वो मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इनके कोलिजन का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा ना, तो वही रिस्क यहाँ आ जाता है। अदर इश्यूज की बात करें तो सुपर हॉट टेम्परेचर सन के पास होगा, वो दिक्कत पैदा कर सकता है। सोलर एटमॉस्फेयर की रेडिएशंस दिक्कत पैदा कर सकती हैं। आदित्य L1 काफ़ी दूर हो जाएगा, और हीट जो है
इसके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी खतरा बन सकती है। इम्पोर्टेंस क्या है इस मिशन की? इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे अर्थ की इवोल्यूशन कैसे हुई, ये हमें पता चलने के चांसेस हैं इससे। सोलर सिस्टम के बाहर जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी इससे हमें पता चल सकता है, क्योंकि पेरेंट स्टार हमारा सन ही है, तो सन की इंफॉर्मेशन से हमें बाकी जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाहर जो भी दुनिया है उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस हो जाते हैं। जो सोलर वेदर है और एनवायरनमेंट है वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेगा, इस पूरे सिस्टम के वेदर को अफेक्ट करेगा, इसलिए सन की स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो सोलर वेदर सिस्टम है उसमें कुछ भी अगर वेरिएशन होता है तो उसका इफेक्ट क्या आता है? जो भी सोलर सिस्टम में वेरिएशन होता है वेदर में, उसका चेंज सैटेलाइट्स की ऑर्बिट में चेंज कर देता है या फिर उनकी लाइफ को छोटा कर देता है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भी इंटरफेयर करता है। अर्थ पे भी कई बार पावर डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, पावर ब्लैकआउट हो जाते हैं। इसलिए सोलर इवेंट्स की नॉलेज हमारे लिए स्पेस वेदर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अर्थ डायरेक्टेड स्टॉर्म्स कई बार आते हैं, मतलब कई तूफान होते हैं केवल बाहर से सोलर सिस्टम में कहीं से भी हमारी तरफ स्पेस से अर्थ की तरफ आते होते हैं। उनको हम सोलर नॉलेज की हेल्प से प्रिडिक्ट कर पाएंगे उनके इम्पैक्ट को। इसके लिए सोलर ऑब्जर्वेशन कॉन्टिन्यूसली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स जो मिशन में यूज़ किए गए हैं फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर किए गए हैं, ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है, इंडिजीनियस है। लेग्रांजे पॉइंट 1 की बात अगर हम करें तो लेग्रांजे नाम किसके बेसिस पे रखा गया? इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफे लुइस लेग्रांजे के नाम पे रखा गया। ये स्पेस के कुछ ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्सेस होता है टू बॉडी सिस्टम का। यहाँ टू बॉडी में कौन कौन है? सन और अर्थ। वो ऐसे रीजन्स को बना देते हैं, ऐसे रीजन्स प्रोड्यूस कर देते हैं जहाँ काफ़ी हाई अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। मैंने आपको बताया L1 ऐसा पॉइंट है जहाँ अर्थ का और सन का इक्वल ग्रेविटेशन फोर्स उस सैटेलाइट पे लगेगा। तो L1 पॉइंट जो है वो अर्थ से अबाउट 1.5 किलोमीटर दूर है, और जो मतलब अर्थ से सन का डिस्टेंस है उसकी अबाउट 1/100 दूरी पे ये पॉइंट है। L1 का मतलब लेग्रांजियन L1 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट होते हैं ऑर्बिटल प्लेन में, उनमें से एक है। यहाँ कोई भी स्पेसक्राफ्ट को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि यहाँ कम फ्यूल कंजप्शन होगा। ऐसी पोजीशन ये है जहाँ दोनों साइड उस पर इक्वल ग्रेविटेशन लग रहा है, इसलिए कम फ्यूल में काम ज़्यादा देर तक चल सकता है। जो सैटेलाइट है उसको हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा L1 पॉइंट के अराउंड। ये इसका मेन एडवांटेज क्या होगा कि ये कॉन्टिन्यूसली सन को व्यू करता रहेगा, कोई भी ऑक्यूलेशन या इक्लिप्स नहीं आएगा, मतलब ग्रहण जो लग जाते हैं इस पॉइंट पे कोई भी ग्रहण लगने के चांसेस नहीं है। L1 पॉइंट सोहो का भी होम है। सोहो क्या है? एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है नासा और ESA के बीच में। वहाँ भी क्या है? सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ये भी L1 पॉइंट पे ही लगाई गई है। सन के ऊपर कुछ और मिशंस भी गए हैं। कौन कौन से मिशन है? नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है उसका एम क्या है कि सन के कोरोना से एनर्जी और हीट कैसे मूव करती है उसको ट्रेस करना, और सोलर विंड से जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके सोर्स को भी स्टडी करना। ये नासा के लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम का एक पार्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सन अर्थ सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले हिलियोस 2 सोलर प्रोब जो था वो नासा और जो जर्मनी वेस्ट जर्मनी थी उसके बीच में एक जॉइंट वेंचर था, जो कि सन सरफेस से 43 मिलियन किलोमीटर तक वहां तक पहुंच गया था 1976 में। इसके अलावा अब हमारा वाला जाएगा आदित्य L1। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि स्टेट्स ने टारगेट रखा था अपनी फॉरेस्ट कवर को इम्प्रूव करने का, वो स्टेट्स फुलफिल नहीं कर पाई हैं, ना ही क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाई हैं। तो पूरा आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। इंडिया ने ये टारगेट किया था कि ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हम नंबर और क्वालिटी इंक्रीज करेंगे हमारे यहाँ के ट्रीज और फॉरेस्ट कवर की, लेकिन हम नहीं कर पाए। ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है या फिर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है,
ये हमारे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर जो 8 मिशन थे उनमें से एक है। इसका एम क्या था कि इंडिया के फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और एनहांस करना, और जो भी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स उस पे आ रहे हैं उनको रिड्यूस करना। टारगेट क्या रखा गया था? टारगेट था हमारा 10 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्टेड लैंड को फॉरेस्टेड लैंड बनाना, वहाँ ट्री कवर लगाना और हमारे जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। क्या हम कर पाए हैं? हम नहीं कर पाए हैं। कौन कौन सी स्टेट्स नहीं कर पाई हैं? पीछे सबसे ज़्यादा कौन रहा है? उत्तराखंड रहा है। सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश पीछे रहा है, फिर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड देन केरला। ये लोग अपने टारगेट्स कवर नहीं कर पाए हैं। कौन सी स्टेट है जिसने कवर किया है अपना टारगेट? वो है पंजाब। पंजाब ने कमिट किया था कि वो 629 हेक्टेयर लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को रिस्टोर करेगा, लेकिन उसने किया है 1082 हेक्टेयर को। तो पंजाब ने इम्प्रूवमेंट किया है, बाकी स्टेट्स ने इम्प्रूवमेंट नहीं की है। फॉरेस्ट कवर, जब एक रिपोर्ट रिलीज हुई 2021 में, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है 2019 की कंपैरिजन में। तो ओवरऑल हम बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट में है? वो है मध्य प्रदेश में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं, केवल यूपीएससी में नहीं, ऑलमोस्ट हर टाइप के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड देन महाराष्ट्र। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है एक स्टेट है, छोटी स्टेट है, उसके कितने परसेंट एरिया पे फॉरेस्ट है। उसमें अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा टॉप पे है मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। मतलब ये सारी जो स्टेट्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हम देख लेते हैं ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में थोड़ा सा। मैंने आपको बताया जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर 8 मिशंस लॉन्च किए गए थे, उनमें से ग्रीन इंडिया मिशन एक था। 2014 फरवरी में इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? जो इंडिया में फॉरेस्ट कवर घट रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और उसको बढ़ाना, ये इसका एम था। और क्लाइमेट चेंज से जो भी इनको हार्म पहुंच रहा है उसको एक बेटर वे में रिस्पॉन्ड करना, अडेप्टेशन मेजर लेना और मिटिगेशन मेजर लेना। ऑब्जेक्टिव क्या थे इस मिशन के? मैंने आपको बताया जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है उसको प्रोटेक्ट, रिस्टोर और एनहांस करना, क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करना, फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड इनकम्स को इंक्रीज करना। ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट के बेसिस पे, फॉरेस्ट से ही जिनका लिवलीहुड आता है, उनको इंक्रीज करना, उन इनकम्स को इंक्रीज करना। और एक एम और था कि बाय 2020 50 to 60 मिलियन टन्स का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ाना, मतलब ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब हो पाए, ये 50 to 60 मिलियन टन का टारगेट इन्होंने रखा था। गोल्स क्या क्या है? जो फॉरेस्ट कवर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, इकोसिस्टम सर्विसेज को इम्प्रूव करना, फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरियाज की, उसके अलावा इको रिस्टोरेशन करना, स्क्रब का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज का, कोल्ड डेजर्ट्स, मैंग्रोव्स, रिवाइंस, इन सभी का इको रिस्टोरेशन करना। और क्या कहा था? फॉरेस्ट और ट्री कवर को इम्प्रूव करना अर्बन और पेरी अर्बन लैंड्स में। मार्जिनल एग्रीकल्चरल लैंड्स जो थी वहाँ पे भी फॉरेस्ट और ट्री कवर इम्प्रूव करने की बात इसमें कही गई थी। जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पब्लिक फॉरेस्ट या फिर नॉन फॉरेस्ट एरियाज मैनेज किए जाते हैं वहाँ पर भी इस मिशन में उनको भी मैनेज करने की बात की गई थी। जो ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो फ्यूल वुड यूज़ करते हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और उनको अल्टरनेटिव एनर्जी डिवाइसेस प्रोवाइड करवाना, ये भी इसके अंदर था। और जो फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड है अराउंड 3 मिलियन हाउस होल्ड का, उसको डाइवर्सिफाई करना, मतलब केवल फॉरेस्ट बेस्ड ना रखे उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्सिफाई करने का
एम भी इसमें रखा गया था। इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अब जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किया था क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग: ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वेरल, स्नो लियोपर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the above are naturally found in India? A 1 2 3, B 1 3 4, C 2 and 4, D 1 2 3 4, मतलब all of the above। तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली चीता री इंट्रोड्यूस किए गए हैं हमारी कंट्री में। कहाँ से मंगाए गए हैं? अफ्रीका से। कहाँ इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये आपको बताना है। कौन से नेशनल पार्क में इनको री इंट्रोड्यूस किया गया है, यह आपके लिए होमवर्क है। या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से नेशनल पार्क में इनको री इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब जब चीता हमारे यहाँ पाए नहीं जाते हैं, 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुके थे, तो चीता मतलब सेकंड ऑप्शन को हटा देंगे। सेकंड ऑप्शन कहाँ कहाँ है? सेकंड ऑप्शन इसमें है, ये नहीं होगा। सेकंड यहाँ है, सेकंड यहाँ है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी 1 3 एंड 4। इजी था। जस्ट थोड़ा सा आप अपडेट रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।